today we are going to complete our first chapter, which is what is psychology, right? तो प्रीवियस वीडियोस में हमने जो पॉइंट क्लियर कर चुके हैं हम, वो है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, पॉपुलर नोशन अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, राइट, इवैल्यूएशन ऑफ साइकोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेटा स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक होमवर्क दिया था कि आप क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में सर्च करेंगे, राइट, दिया था ना। तो आई होप आप सब ने सर्च किया होगा एंड नाउ आप सब क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में उसको समझाते हुए हम अलग वीडियो बनाएंगे, तो अब क्लासिकल कंडीशनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उस वीडियो में, राइट, जब तक हम अपना ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट हमारा जो टॉपिक है वो है आज थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो साइकोलॉजी में दो तरह से काम होता है, एक तो रिसर्च होती है, दूसरी होती है एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है रिसर्च इन साइकोलॉजी एंड अदर इज एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में रिसर्च और साइकोलॉजी का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहाँ पे, अपने क्लाइंट्स पे, राइट। तो साइकोलॉजी कैसे काम करती है, साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कैसे काम करते हैं, पहले तो किसी चीज़ को लेकर, किसी भी डिसऑर्डर को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर रिसर्च किया जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलते हैं या जो सिद्धांत निकलते हैं, जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, उनको अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई करके देखा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन भी ज़रूरी है, अप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा, राइट। तो अगर आपको एनालिसिस करना है तो आप एप्लीकेशन भी करोगे। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है कि व्हाट आर सम ऑफ थीम्स विच प्रोवाइड डायरेक्शन टू रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, देयर आर सेवरल सच थीम्स, वी विल फोकस ऑन देम, ठीक है। नीचे आपको थीम्स दिए हुए हैं जिन जिन थीम्स के ऊपर रिसर्च किया जाता है साइकोलॉजी में, ठीक है। कुछ ऐसे थीम्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जिनके ऊपर साइकोलॉजी जो है हमारी या साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमारे, वो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। वो थीम्स आपको नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो वेरी फर्स्ट थीम क्या है, साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेस अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस है, ठीक है। वो तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस है, क्योंकि ये हमें तथ्य देती है, ठीक है, ये हमें फैक्ट देती है। तो साइकोलॉजी एक साइंस है जो कि बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को और डेवलप करने के लिए कार्य कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि साइकोलॉजी रिसर्च कर रही है कि क्या हम अपने बिहेवियर या मेंटल प्रोसेसेस को डेवलप कर सकते हैं या उनको और भी बेटरमेंट उनकी कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द डिज़ाइन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट और स्टडीज अंडर कंट्रोल कंडीशंस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। अब इसमें क्या किया जाता है, ये एक टाइप की रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हम बिहेवियर या अपने मेंटल प्रोसेसेस की बेटरमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं या एक तरह की स्टडी डिज़ाइन करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं इन अंडर कंट्रोल कंडीशंस, अलग अलग साइकोलॉजिकल फिनोमिनास को रिसर्च करते हैं, अलग अलग साइकोलॉजिकल फिनोमिनास की को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उनके बारे में रिसर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम बिहेवियर को और हमारे मेंटल प्रोसेसेस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है कि साइकोलॉजिस्ट स्टडी द प्रोसेसेस ऑफ परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग एंड मोटिवेशन एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट अलग अलग, हमने पीछे पढ़ा है ना कि अलग अलग साइकोलॉजिकल फिनोमिनास को स्टडी करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो अलग अलग साइकोलॉजिकल फिनोमिना, हमारा परसेप्शन है, हमारी लर्निंग है, हमारी मेमोरी है, थिंकिंग है। तो ये वो क्या रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या परसेप्शन को बेटरमेंट किया जा सकता है, क्या लर्निंग बेटर हो सकती है, क्या मेमोरी डेवलप हो सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो थीम है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है,
वो है ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन एंड एनवायरमेंट। क्या है सेकंड थीम? क्या है कि क्या ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमारे अपने एट्रीब्यूट्स और एनवायरमेंट का नतीजा है। अब इस आपको स्टेटमेंट को समझना है कि इसमें उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है, क्या रिसर्च करने की कोशिश की है, किसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि ह्यूमन बिहेवियर, जो हमारा या किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो क्या किसी पर्सन के एट्रीब्यूट्स, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है ना बेटे, वो तो आपको पता होगा क्या थे एट्रीब्यूट्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जिनके बेसिस पे हम किसी दूसरे पर्सन से डिफरेंट होते हैं। राइट, हमारे अपने एट्रीब्यूट्स, हमारे पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो हमें दूसरे पर्सन से डिफरेंट करते हैं। कैसे कि हमारी हाइट होगी, हमारे वेट हो गया, हमारे हेयर, वॉइस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दूसरे पर्सन से डिफरेंट करती हैं। और साइकोलॉजिकल कौन से थे? हमारा अपना बिहेवियर हो गया, हमारी पर्सनालिटी होगी, इन चीज़ों के बेसिस पे हम दूसरे पर्सन से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बेसिस पे हम एक दूसरे से अलग होते हैं। क्या वो एट्रीब्यूट्स हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं या हमारा इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है? तो अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है? कर्ट लुईन फर्स्ट प्रपोज द फेमस इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है आपको, B इज इक्वल टू FPE। इसमें क्या बताया उन्होंने? विच सजेस्टेड दैट बिहेवियर इज प्रोडक्ट ऑफ अ पर्सन एंड इज और हर एनवायरमेंट। तो यहाँ पे उन्होंने इस इक्वेशन के थ्रू क्या कहने की कोशिश की है कि जो हमारा बिहेवियर है, किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है वो उसके इन्वायरमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब कि उसके इन्वायरमेंट का ही नतीजा होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो कि द साइकोलॉजिस्ट हैव फॉर अ लॉन्ग टाइम कंसिडर्ड दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर द सेम। क्या कह रहे हैं कि जो एक पर्सन है, दो पर्सन एक दूसरे से कभी भी के साथ कभी भी सेम नहीं होते। राइट, तो उनके कहने का मतलब है कि अगर हम दो पर्सन की बात करें तो वो दो पर्सन एक दूसरे से कभी भी सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। राइट, उनमें डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, दे वेरी विद द रिस्पेक्ट ऑफ देयर इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट्स, वैल्यूज, एट्रीब्यूट्स एंड वेरियस अदर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उनके कहने का मतलब है कि उनमें अलग अलग तरह के डिफरेंसेस पाए जाएंगे, जैसे कि इंटेलिजेंस को लेके, इंटरेस्ट को लेके, वैल्यूज़ को लेके। तो ये सारी चीज़ें बेटा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताई हुई हैं। राइट, करी है ना हमने। अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसमें से प्रीवियस वीडियो पे जाके इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। राइट, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या कहा है उन्होंने? अ डिसिप्लिन कॉल्ड अ डिफरेंशियल साइकोलॉजी। अब जब साइकोलॉजिस्ट जो हैं हमारे डिफरेंसेस को एनालिसिस करते हैं या डिफरेंसेस को परखने की कोशिश करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल साइकोलॉजी। ठीक है, वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस करते हैं। तो इस थीम का, सेकंड थीम का मेन फोकस क्या है कि जो हमारा बिहेवियर है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम अपने डिफरेंसेस के साथ एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका नेचर है बहुत हैप्पी रहने वाला, राइट, और दूसरा पर्सन है जिसका नेचर बहुत चिड़चिड़ा सा है। ठीक है, अब मान लो किसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, किसी तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिससे आपको गुस्सा आएगा, तो आप ये देखेंगे कि जो पर्सन हैप्पी रहने वाला है उसको इस पर्सन के अकॉर्डिंगली गुस्सा कम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। राइट, तो इसी चीज़ को इस थीम के अकॉर्डिंग उन्होंने इस थीम के थ्रू एक्सप्लेन करने की या फिर एनालिसिस करने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट थीम पे, विच इज ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा बिहेवियर है वो एक कारण है, यानी कि किसी कारण से हमारा बिहेवियर हम शो करते हैं। राइट,
अब यहाँ पे पहली लाइन ही है जो हम पढ़ते हैं कि मोस्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ कॉज विच आर इंटरनल और एक्सटर्नल। तो क्या कह रहे हैं कि हर तरह के इंडिविजुअल जो होते हैं उनका बिहेवियर जो है वो किस टर्म से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल तौर पे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ह्यूमन बिहेवियर एक कारण है, राइट। तो हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि मान लो एक पर्सन है, पर्सन क्यों, मैं आपको एक टीचर की एग्जांपल देती हूँ, राइट। हम क्लास में बैठे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, राइट। तो अगर मेरा आज मूड ऑफ है या मुझे गुस्सा आया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हो यार हम तो शरारत कर ही नहीं रहे, या फिर ऐसा हमने कुछ किया ही नहीं जिस वजह से मैम को गुस्सा आए, राइट। तो बात ये है कि हो सकता है कि उसके कॉजेज कुछ और हों, ठीक है, हो सकता है कि आप उसका कारण नहीं हो, कारण कुछ और है कि हमें गुस्सा आया हुआ है, राइट। तो इस तरह से ह्यूमन बिहेवियर एक कॉज है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इज थीम 4, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। अब इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है कि क्या जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। अब इसका क्या मतलब है, इसमें वो ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हमारे कल्चर का कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लो हम इंडियन हैं, ठीक है, हमारे कल्चर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्टर्न कल्चर में नहीं होती, या वेस्टर्न कल्चर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडियन कल्चर में नहीं होती, राइट। तो हमारे बिहेवियर उनके बिहेवियर से डिफरेंट हैं, कह सकते हैं ना हम ये कि हम अलग बिहेव करते हैं उनसे, राइट। क्यों, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है और उनका कल्चर अलग है। अब देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे कल्चर में जो लड़कियां हैं उनको वो शाय ज़्यादा पसंद की जाती है कि लड़कियां शाय होनी चाहिए या चुपचाप रहने वाली होनी चाहिए, राइट। अब तो खैर ऐसा नहीं है, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि लड़कियों को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे हमारे कल्चर में, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं था। तो हम अच्छे से उन दोनों कल्चर की लड़कियों के बिहेवियर में डिफरेंस देख सकते हैं, राइट। तो इसी चीज़ को अब कैसे डिफरेंस हो सकते हैं, अगर इंडियन लड़की बैठी हुई है तो ऑब्वियसली वो उसके नेचर में हम शाइनेस देखेंगे, हम उसके नेचर में एक ठहराव देखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे कल्चर में है वो, हम अपनी लड़कियों को वैसे ही रखते थे, ठीक है, पहले टाइम में। अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है सब कुछ, अब तो गर्ल्स अपने पैरों पे खड़े होने लग गई है ना, सब कुछ अलग हो रहा है अब पुराने टाइम से, ठीक है, लेकिन पहले के टाइम में हमारे कल्चर में ऐसा था। तो अब अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करें, अगर आप पहरावे की ही बात कर लो, ठीक है, तो हमारे कल्चर में ज़्यादातर पसंद किया जाता है कि साड़ीज़ पहनी जाएं या सूट्स पहने जाएं, ठीक है। तो लेकिन वेस्टर्न कल्चर में क्या करते हैं लड़कियां, पैंट्स भी पहनती हैं, जो कि हम यहाँ पे बॉयज़ के कपड़े समझते हैं कि ये बॉयज़ पहनते हैं, राइट। तो वहाँ पे तो पैंट्स भी पहनती हैं। तो इस तरह से हमारे बिहेवियर्स जो है हमारे कल्चर के थ्रू भी अलग शो हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह से हमारे बिहेवियर पर कल्चर का भी जो असर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट थीम है यहाँ पे, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब इसके थ्रू क्या रिसर्च किया जा रहा है कि क्या ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको हम अपनी रिसर्चेस जो की हैं, जो प्रिंसिपल्स हमने खोजे हैं, उनके अकॉर्डिंगली, उनके थ्रू हम क्या किसी पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, या किसी पर्सन का बिहेवियर जो है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब पॉजिटिवली मॉडिफाई करना, राइट। तो किस तरह से किया जा सकता है कि जो भी रिसर्चेस साइकोलॉजिस्ट करते हैं उसको अप्लाई करके देखें, ठीक है, हम एप्लीकेशन करें हमारे प्रिंसिपल्स, जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हमें मिले हैं रिसर्च के थ्रू, हम उनको अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई करके देखें और हमें पता चलेगा कि क्या हम बिहेवियर को मॉडिफाई या कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, राइट, जो कि ऑब्वियसली कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे किन प्रिंसिपल्स या किन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात की हुई है, ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है, देखो क्या लिखा है, साइकोलॉजिकल थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स टू डायग्नोज
and resolves a problem related to the industrial and organizational settings, clinical services, education, environment, health, community development। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि एप्लीकेशन किन पे करनी है। क्लिनिकल सेटिंग्स में हम अपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल या साइकोलॉजिकल थ्योरीज की एप्लीकेशन करते हैं हमारे क्लाइंट्स पे, राइट, या फिर एजुकेशनल सेटिंग्स में या इन्वायरमेंट में हम देखते हैं, ठीक है, हेल्थ कम्युनिटी सेंटर्स जो होते हैं, राइट, जैसे ड्रग एडिक्शन वाले लोगों के ऊपर हम कर सकते हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। मान लो कोई पर्सन है बहुत ज़्यादा अच्छा था अपने बिहेवियर में, बहुत डिसेंट पर्सन था, लेकिन अचानक से वो नशे करने शुरू कर देता है, ठीक है, गलत संगत में पड़ जाता है। तो साइकोलॉजी का मोटिव क्या है, उस पर्सन को मोटिवेट करना, काउंसलिंग देना, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करके उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना और उसे दोबारा से उसी कंडीशन में लेके आना कि वो नशे को छोड़ सके, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज और प्रिंसिपल्स। तो इसके थ्रू हम किसी पर्सन के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट्स क्यों कंडक्ट किए जाते हैं कि उनके बिहेवियर को पहले जाना जाए, समझा जाए और उसके अकॉर्डिंगली उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, उनके ऊपर एप्लीकेशंस की जाए हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और जो हम अप्लाई करते हैं उन पर वो उसमें पॉजिटिव चेंज ला सके, ठीक है। ये है हमारा फिफ्थ थीम जो हमारा स्टडी का, रिसर्च का मेन फिफ्थ थीम है, राइट। तो थीम्स जितने भी थे हमने पढ़ लिए, राइट। आगे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो है बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी। तो बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी बेटा कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इसमें है कि बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी दोनों में डिफरेंस। तो बेसिक में हम क्या करेंगे कि जो बेसिक साइकोलॉजी है, बेसिक साइकोलॉजी में बेटा आपकी सारी थ्योरी आ जाती है, राइट। थ्योरी मतलब जितना भी आप पढ़ते हो, जितनी आप रिसर्चेस जितने अपने पीछे पॉइंट पढ़े हैं ना रिसर्च के, वो सारे बेसिक साइकोलॉजी है, क्योंकि वो सारी रिसर्च है, सारी थ्योरी पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम रिसर्च करते हैं, जानते हैं, समझते हैं साइकोलॉजी को, ठीक है। किसी भी पॉइंट को लेकर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं उसको, फिर उसके ऊपर से प्रिंसिपल बनाते हैं, राइट। किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, रिजल्ट बनाते हैं। तो हम वो सारी चीज़ें किस में इंक्लूड करेंगे, बेसिक साइकोलॉजी में, राइट। बेसिक साइकोलॉजी में बेसिकली क्या होती है, थ्योरी होती है, ठीक है। थ्योरी पार्ट सारा, हम जिस थ्योरी पार्ट की बात करें तो वो सारा बेसिक साइकोलॉजी में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाई से आपको पता चल रही क्या होगा कि साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स जो हैं हम जब अप्लाई करते हैं अपने क्लाइंट पे, हमने ऊपर पढ़ा है ना, राइट, कि जब हम किसी क्लाइंट के ऊपर अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस ला पाएँ, पॉजिटिवली उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएँ, पॉजिटिवली उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाएँ। तो अप्लाइड साइकोलॉजी जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब हम हमारे क्लाइंट्स को टेस्ट देते हैं, जब हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो चीज़ें किस में आ जाती हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी में, ठीक है, कि हमने ये टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई किया तो हमें ये रिजल्ट आया, उससे हमें ये जानने को मिला, फिर हमने उसके ऊपर ये एक्शन लिया और उस एक्शन से उसके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आया, राइट। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हो गए वो अप्लाइड साइकोलॉजी में आ जाते हैं, प्रैक्टिकली आ जाते हैं, राइट। बेसिक में आती है थ्योरी और अप्लाइड साइकोलॉजी में हमारा प्रैक्टिकल आ गया, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट था, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, इससे ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे लग रही, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने, any discipline which deals with the people would definitely recognize the relevance of the knowledge of psychology। क्या कहना चाह रहे हैं वो, जो भी डिसिप्लिन, जो भी फील्ड है किसी पर्सन से अगर रिलेट करती है तो उसको साइकोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट आर ऑल्सो नॉलेज द रेवलेंस ऑफ अदर डिसिप्लिन्स इन द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। अगर ह्यूमन बिहेवियर को समझना है तो साइकोलॉजिस्ट को भी सिमिलरली अलग फील्ड्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, राइट।
तो पहले तो आप यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, उसको देख लीजिए, जो कि बता रहा है कि साइकोलॉजी किस तरह से सेंटर पॉइंट है सारी फील्ड्स का, सारी डिसिप्लिन्स का। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया हुआ है एजुकेशन में भी साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में ले लो या फिलॉसफी में, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, मेडिकल में, साइकाइट्री में। ओके, अब यहाँ पे इंजीनियरिंग में भी आ गया, उसके बाद मास कम्युनिकेशन हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी हो गई, म्यूज़िक में भी, इकोनॉमिक्स में भी। ये सारे फील्ड्स जितने भी आपको यहाँ दिए हुए हैं, सब में साइकोलॉजी का यूज़ होता है, सब में साइकोलॉजी इंटरकनेक्टेड है किसी ना किसी तरह से। ठीक है, तो अब हम इसे एक्सप्लेन करके जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बेटा आपके लिए दिया हुआ है फिलॉसफी। ठीक है, बहुत टाइम पहले जो फिलोसोफर्स थे ना बेटा, उन सब का जो यहाँ पे लिख के बताया हुआ है कि उन सब का जो मेन चिंतन था वो यही था कि एक पर्सन, एक ह्यूमन किस तरह से मोटिवेट होता है, या उसके इमोशंस कैसे काम करते हैं, या उसका माइंड कैसे काम करता है, उसके माइंड का नेचर क्या है, उसके बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, मोटिवेटेड कैसे होता है वो। ठीक है, तो यही चीज़ें जो है हमारे साइकोलॉजिस्ट आज के टाइम पे रिसर्च कर रहे हैं, राइट। तो किस तरह से फिलॉसफी और साइकोलॉजी इंटरकनेक्टेड है कि अगर आप किसी भी पर्सन को कोई भी नॉलेज देना चाहते हो, या किसी भी पर्सन के लिए कोई भी चीज़ बोलना चाहते हो, या उसे कुछ समझाना चाहते हो, तो आपको पहले उसकी साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, राइट। आपको पता होना चाहिए कि वो किस लेवल तक समझ पाएगा बात को, वो किस, अब एक टीचर है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, एक टीचर है, अगर आप मैं टीचर हूँ, किसी स्टूडेंट को अगर मैं पढ़ाने बैठी हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे पता होना चाहिए कि ये बच्चा टॉपर है, तो मुझे कितना उसे बताना है, या ये बच्चा अच्छे से नहीं समझ पाएगा, अगर मैं उसको ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करूँगी तो वो नहीं समझ पाएगा। मैं जानती हूँ अगर, तो फिर मुझे उसे डीप में जाके समझाना पड़ेगा, राइट। तो साइकोलॉजी समझूंगी बच्चे की, तभी मुझे पता चलेगा कि ये बच्चा डीप में जाके समझने वाला है, मैं ऊपर ऊपर से नहीं बता सकती इसको, राइट। ठीक है, जो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, या फिर जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम ऊपर ऊपर से बता सकते हैं। लेकिन अगर टीचर जानता है कि ये बच्चा थोड़ा सा वीक है, उसको थोड़ा डीप में जाके समझाना पड़ेगा, तभी मैं उसे डीप में जाके समझाऊंगी और तभी वो समझ पाएगा, राइट। तो ऐसी चीज़ें जब हम किसी को समझाते हैं या किसी को गाइड करते हैं, तो हमें साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन बहुत इजी पॉइंट है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स जो हैं वो साइकोलॉजी को जानेंगे तो अच्छे से एक क्लाइंट का या एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाएंगे, राइट। या फिर अगर साइकोलॉजिकली ट्रीट करेंगे तो अच्छे से वो ठीक हो सकता है, जल्दी से ठीक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, राइट। वैसे तो भगवान करे कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े डॉक्टर के पास कभी जाने की, लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट। हम सबको कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ता है। तो डॉक्टर के पास अगर हम गए हैं, तो मान लो कि डॉक्टर बहुत खड़ूस है, गंदा सा मुंह बना के बैठा हुआ है पहले ही आपके जाते हुए, तो आपको तो पहले ही आप अपनी बीमारी से डरे हुए हो, और ऊपर से उसकी शक्ल देख के डर जाते हो, और ऊपर से अगर 2 लाइन्स उसने ऐसे बोल दी ना कि आपको ये ठीक नहीं होगा, ये तो बहुत भयंकर बीमारी है, तो आप समझो कि आप कितना डर जाओगे और आप क्या ठीक हो पाओगे। फिर आप अपने डर से ही बीमार होते रहोगे ना। ये तो ऑब्वियस है कि जितना बंदा, अब अगर आप एक और एग्जाम्पल लो कि मान लो कोई बंदा ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, आपने किसी का ऑपरेशन देखा हुआ हो, या आपके घर में किसी को ऑपरेट किया हो कभी किसी को, तो आपको पता होगा कि उसको हमेशा यही बोला जाता है कि डरना नहीं है, कुछ नहीं होता, ऑपरेशन होगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आप बाद में ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आप डरोगे तो आपके ऑपरेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। क्यों? ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है बेटा। अगर आप डरोगे तो आपका हार्ट बीट बढ़ेगी, बीपी रेट बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ना। तो उसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स इंटरनली हो सकती हैं, शायद आपको ऑपरेशन करते वक्त आपके लिए वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, या आपके लिए खतरनाक हो सकता है, राइट। तो साइकोलॉजी जो है
अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो साइकोलॉजिकली अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट करता है तो वो जल्दी ट्रीट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एग्जांपल एड्स जैसे जो होते हैं जिनको वैसे ही बहुत डराया जाता है, अरे एड्स वाले तो ठीक ही नहीं होते, कैंसर हो गया, कैंसर का तो कोई इलाज ही नहीं है, पहले बहुत होता था ऐसे कि कैंसर का तो कोई इलाज ही नहीं है, वो तो ठीक ही नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को भी अगर अच्छे से साइकोलॉजिकली कंसर्न किया जाए, गाइड किया जाए या उनको साइकोलॉजिकली मोटिवेशन दिया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, राइट। तो साइकोलॉजी जो है वो मेडिसिन में या डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। तो ये तीनों फील्ड्स हैं जिनमें थोड़ी साइकोलॉजी यूज़ होती ही है, ठीक है। थोड़ी नहीं, काफ़ी हद तक होती है। जैसे इकोनॉमिक्स हो गई, अब मान लो आपके घर पे कोई प्रोडक्ट बेचने आ गया कोई पर्सन, आप उसी को ऑब्जर्व करना। मैं आपको मतलब ये होमवर्क ही समझ लो कि कभी ना कभी आपके घर पे कोई ना कोई सेलर ज़रूर आएगा किसी ना किसी चीज़ को बेचने के लिए, आप उसको ऑब्जर्व करना। हमने ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा है ना बेटा, आपको पता है ना कि ऑब्जर्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसकी साइकोलॉजी देखने की कोशिश करते हैं। तो आपके अगर घर पे कोई भी सेलर आता है ना तो उसको देखने की कोशिश ज़रूर करना कि वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेचता है, राइट। मान लो उसे डिश वॉशर बेचना है तो आप ये डिश वॉशर ले लो, तो आप कहोगे नहीं, तो क्या वो मान जाते हैं? नहीं मानते ना, पीछे पड़ जाते हैं ना। ले लो, हमारे वाला लेके देखो, आप कौन सा यूज़ करते हो, आप बताओगे मैं ये यूज़ करती हूँ, फिर आपको बोलेंगे नहीं आप हमारे वाला यूज़ करके देखो, उसमें आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, हमारे वाले में आपको ये भी चीज़ मिलती है, ये भी चीज़ मिलती है, इसमें नींबू की शक्ति है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें वो कंपैरिजन करते हैं, वो हमारी साइकोलॉजी देखते हैं कि हम किस चीज़ से इम्प्रेस हो सकते हैं। तो मार्केटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि नहीं। उसी तरह से अगर आप पॉलिटिकल लाइन में हो तो भी आपको लोगों की साइकोलॉजी का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको वोट्स चाहिए, ठीक है, आप इलेक्शन में खड़े हो, आपको वोट्स चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप जिस इलाके में खड़े हो, जिस भी एरिया में आप खड़े हो इलेक्शन पे, आपको वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, ठीक है। नेता भाषण देते हैं ना, भाषण देने जाते हैं ना, जब रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं, वो क्यों देते हैं? वो इसीलिए देते हैं ताकि वो अपनी बातों से किसी ना किसी तरह से जो लोग हैं उनको इम्प्रेस कर पाएं, ठीक है। उनकी साइकोलॉजी को पकड़ते हैं, वो उसी पॉइंट पे फिर बात करते हैं, फिर वो ताकि उनको वो इम्प्रेस कर पाएं, राइट। मान लो एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि मान लो कोई नेता है, किसी एरिया से खड़ा है, वो बहुत ज़्यादा पुअर एरिया है, ठीक है, बहुत गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे, तो वो क्या करेगा? उनको कई बार ऐसा भी होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं गिफ्ट्स देकर वोट लेने की कोशिश करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है, कोई चीज़ गिफ्ट कर दी, साइकिल बांट दी है, ऐसा भी होता था ना, लैपटॉप बांट दिए बच्चों को, ठीक है, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हमें वोट आ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गरीब एरिया होता है तो उसमें पैसे भी बांट दिए जाते हैं कि हाँ आप इस पार्टी को वोट दीजिए। तो ये एक तरह की पॉलिटिक्स भी है और एक तरह से इसमें आपको साइकोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है? सोशली कैसे आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली पड़ेगी। जब आपकी अकेले की बात आती है तो आप कैसे भी रह सकते हो, राइट। लेकिन जब आप एक बहुत बड़े लेवल पे किसी ग्रुप के साथ रहते हो या आप किसी टीम में काम कर रहे हो तो आपको अपने साथ साथ दूसरे पर्सन की साइकोलॉजी का भी पता होना चाहिए, राइट। ये तो आप मानते हो ना कि अगर मुझे नहीं पता होगा मेरी टीम क्या चाहती है तो मैं एक अच्छा लीडर बन पाऊंगी? नहीं बन पाऊंगी ना मैं एक अच्छा लीडर, क्योंकि मुझे ही नहीं पता मेरी टीम क्या चाहती है। तो मैं टीम के अगर ऑपोजिट बोलूँगी तो क्या टीम मुझे अपना लीडर चूज़ करेगी? नहीं करेगी, ऑब्वियसली नहीं करेगी यार। जब मैं किसी की बात ही नहीं मान रही तो वो मेरी बात क्यों मानेंगे, ठीक है ना। जब आप किसी बड़े ग्रुप में रहते हो, जहाँ आप सोशलाइजेशन में रहते हो, तो आपको दूसरों के साथ मिलकर चलना ही पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमें साइकोलॉजी हेल्प करती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में क्या है,
अब कंप्यूटर साइंस आप खुद सोचो कैसे रिलेट करती है साइकोलॉजी के साथ। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर सीकिंग टू मेक अ कंप्यूटर्स नॉट ओनली मोर एंड मोर इंटेलिजेंट बट ऑल्सो मशीन्स विच कैन सेंस एंड फील। कहाँ तक पहुँच गई उनकी सोच। क्या कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं वो कंप्यूटर ऐसा नहीं बनाना चाहते कि पर्सन की तरह इंटेलिजेंट हो या उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, वहाँ तक नहीं सोच रहे। वो कहाँ तक सोच रहे हैं कि वो सेंसेस भी उसकी हों, वो फील भी कर सके। तो अगर एक इंजीनियर को पर्सन की साइकोलॉजी पता है, किसी इंसान की साइकोलॉजी पता है, तभी वो वैसे फीचर्स डाल पाएंगे ना कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर साइंस से क्या मतलब है, जो रोबोट्स बनते हैं, आपको पता है कि जापानीज जो जापान में क्या होता है, रेस्टोरेंट वगैरह जो चलते हैं वहाँ पे वेटर्स थोड़ी होते हैं, वहाँ पे रोबोट्स ही काम करते हैं, प्लेट्स लेके इधर उधर सर्व करना वो रोबोट्स का काम है, ठीक है। तो वो थैंक यू भी बोलते हैं, वेलकम भी बोलते हैं, तो बहुत सारे मीठी मीठी बातें भी करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा गया है कि अगर एक पर्सन ये बात करेगा तो उसको क्या जवाब देना चाहिए, राइट। वैसे फीचर्स उसके अंदर डाले गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है अब हमारे इस साइंस ने, तो साइकोलॉजी अगर समझ पाए हैं तभी तो वो आगे बढ़ पाए हैं ना। एक कंप्यूटर को मशीन से एक पर्सन के साथ कंपैरिजन कर पाए ना हम, राइट। तो कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट है हमारा लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। अब क्रिमिनोलॉजी में किस तरह से साइकोलॉजी रिलेट करती है, हम कैसे कह सकते हैं। मान लो मैं हम किसी पर्सन को देखते हैं, पुलिस वाले किस तरह से झट से पकड़ लेते हैं ना कि ये चोर है, वो कैसे झट से पकड़ लेते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्यों पकड़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनको किसी पर्सन को देख के ये जानने की ट्रेनिंग है, या वो जानना, मतलब उनको पता है कि कैसे हम किसी पर्सन के अंदर झांक सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज काम कर रही है, राइट। बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, राइट। नेक्स्ट आ गया हमारा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या आ जाती है, आपका मीडिया आ जाता है, ठीक है। या कह लो कि